हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार गोधूली भाग 2। ठीक है। सर्वप्रथम आप सबों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए अब क्लास की तरफ हम चले। क्लास 10th बिहार बोर्ड काव्य खंड में मैं लेके आई हूँ पाठ 6 जनतंत्र का जन्म, जो कि एक महत्वपूर्ण कविता है और जो हमारा जो देश में जो लागू हुआ था, हमारा जो प्रशासन व्यवस्था थी हमारे देश की, उसका जन्म हुआ था, उसका आगमन हुआ था। उससे पहले हम राजतंत्र से घिरे थे। नहीं, इस कविता के माध्यम से आप देखिएगा कि जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उसको कैसे स्थापित किया गया है। तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रमुख कविता है, जो उनके देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में काव्य संग्रह से ली गई है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय और उसकी व्याख्या। उसके बाद अंत में हम प्रश्न अभ्यास भी देखेंगे। तो चलिए अब हम चले कवि परिचय की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर, ये एकदम जाना पहचाना नाम है, सभी इससे परिचित हैं। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद क्या है? हमारे आधुनिक काल के हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काल है, नहीं, जिसमें बहुत सारी साहित्यिक विधाओं का यहाँ पर आगमन हुआ, नहीं, जिसमें बहुत सारे क्या कहते हैं साहित्य का जो भंडार हमें प्राप्त हुआ। ये उत्तर छायावाद के प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि थे। इनका एक दूसरा परिचय, ये द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मानित है। प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में हम किसे जानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो इन्हें द्वितीय राष्ट्रीय कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। ये आधुनिक युग के प्रगतिवादी धारा के राष्ट्रवाद एवं वीर रस के प्रमुख कवि हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति समर्पित जो कवि होते हैं। इन्होंने राष्ट्र के भलाई के लिए, स्वतंत्रता के जयघोष के लिए बहुत सारी कविताएं और रचनाएं की। साथ ही साथ वीर रस क्या होता है? जो वीरों के बखान के लिए होता है, जो हमारे अंदर एक उत्तेजना भर दे अपने देश के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। नहीं, तो ये वीर रस के भी प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट, जिला बेगूसराय, बिहार, भारत में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह जी थे, माता मनरूप देवी और पत्नी श्यामवती देवी जी थी। यह पेशे से कवि, लेखक, गद्यकार और समीक्षक थे। इन्होंने जितने भी विषय वस्तु हुए साहित्य के मुख्य विषयों पर इन्होंने समीक्षा की है। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाओं से ही देखिए इनका परिचय खुद आपको प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रवाद और वीर रस। कुरुक्षेत्र कौन सी भूमि है? महाभारत की भूमि, जहाँ पर क्या दिखाई देता है? वीरों का रूप दिखाई पड़ता है, नहीं, एक उत्साह, एक तेज हमें दिखाई पड़ता है। रश्मि रथी में किसका वर्णन है? महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण का वर्णन है, जो कुंती के प्रथम पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। उर्वशी में भी जो जीवन का मूल्य है हमारा, इसमें एक बहुत अच्छी कथा आती है। ये अप्सरा थी और वास्तवा ऋषि, और इनकी एक बहुत सुंदर एक कथा के रूप में ये प्रसंग आता है। संस्कृति के 4 अध्याय, इन्होंने राष्ट्रवाद में जो हमारी संस्कृति है उसका बहुत बृहद रूप से वर्णन किया है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम एक बहुत बड़े नायक हैं हमारे कथा साहित्य के, जो एक क्रोधी ब्राह्मण थे और एक वीर योद्धा थे। तो उनके परशुराम की प्रतीक्षा आपको कभी मौका मिले तो इसे जरूर पढ़िएगा। रेणुका, हुंकार आदि। ठीक है। पुरस्कार के रूप में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुखता से साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनकी जो प्रमुख रचना है, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया 1959 ईस्वी में ही।
और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उन्हें प्राप्त हुआ। इनकी कौन सी रचना के लिए? उर्वशी की रचना के लिए, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। इनका जो विषय था कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा, प्रबंध काव्य आदि। इन्होंने हिंदी के सारी विधाओं में अपना रूप दिखाया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। तो ये इनका पूरा परिचय था। अब इनकी जो कविता है उसका परिचय हम जान ले, जो कि इन शॉर्ट में हमने जान लिया कि यह क्या है? लोकतंत्र का जन्म नहीं, जनता की सरकार। जनता सिंहासन पे बैठने के लिए आरूढ़ है और उसकी जो महत्ता है उसको इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि कौन सा रूप लोकतंत्र का वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए आइए अब दिनकर जी की इस कविता के माध्यम से हम देखें कि जनतंत्र के रूप में कौन सी बातें इस कविता में आई है। थोड़ी बड़ी कविता है और हमें इसका प्रश्न अभ्यास भी देखना है, तो जल्दी जल्दी हम इसे खत्म करेंगे। तो चलिए राष्ट्र कवि दिनकर की यह प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। यानी विजय हमें प्राप्त हुई है, भारत स्वतंत्र हो चुका है और स्वतंत्र भारत में क्या है? भारत के जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। नहीं, सदियों की देसी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जबकि ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत के शिलान्यास कर रक्षा करता हुआ नजर रहा है, जिसमें जनता ही सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। यानी राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब जनता या जनता के प्रतिनिधि इस शासन को चलाएंगे, जिससे हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना हो कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं। देश का कोई भी नागरिक इस देश के शासन में पूरी तरह से भाग ले सकता है। इस कविता का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। हमने परिचय में भी आपको बताया, दिनकर जी के परिचय में भी बताया कि राष्ट्रवाद और वीर रस के समर्थक कवि हैं। नहीं, और उन बहुत क्या कहते हैं प्रसिद्ध भी हैं इस रूप में वो। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम जनतंत्र का जन्म देखें किस रूप में हो रहा है। ठीक है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठे, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी सदियों से, कितने सालों से जो हमारे अंदर आग थी वह क्या थी? बुझ चुकी थी, लेकिन अब क्या हुआ है? वह बुझी राख सुबुगा उठी है, फिर से जलने के लिए वह तैयार है। अब मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। जो मिट्टी स्वरूप थे, जहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, हमें तुच्छ समझा जा रहा था, अब वही तुच्छ चीज़ सोने का ताज पहनने के लिए इठला रही है। अब दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दोहरा है समय का, दोहरा सामने आया है, उसका जो घर घर नाद है, तेज से उठता हुआ जो नाद है, स्वर है, ध्वनि है, उसे सुनो। यहाँ पर संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐ राजतंत्र वालों, क्या कहते हैं, अब तुम्हारी सत्ता समाप्त हो गई, अब जनता की सत्ता आने वाली है, अब लोकतंत्र यहाँ स्थापित होने वाला है, तुम सिंहासन खाली करो। आगे की पंक्तियाँ, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा रहा है कौन सी जनता, कहाँ कौन सी जनता सिंहासन पर बैठने के लिए आरूढ़ है? तो हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही मूर्तें जो मिट्टी सा रूप धरकर अबोध थी, जिसमें बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, वही मूर्तें जो तुम्हारा तमाशा देख रही थी, राजतंत्र का तमाशा देख रही थी, वही जनता आज सिंहासन पर बैठने के लिए आरूढ़ है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, हर तरह से हर कष्ट को, जाड़े पाले की कसक मतलब
हर तरह का कष्ट सहने के लिए, बरसात, गर्मी, ठंड, हर तरह का, छोटा बड़ा, हर तरह का कसक सदा सहने वाली वही जनता। जब अंग अंग में लंगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, हाँ वही जनता। जब सांप बनकर उसे डसा जा रहा था, उसके अंग अंग को चूसा जा रहा था, यानी हर तरह से कष्ट और दुख दिया जा रहा था, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला और हर तरह के दर्द को सहने वाली और दर्द अपना ना कहने वाली वही जनता आज सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए तैयार है। आगे फिर प्रश्न चिन्ह के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से कवि स्पष्ट कर रहे हैं, जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम। हाँ जनता वही जनता जो लंबी बड़ी जीव की कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, वह झूठे कसम सुनने वाली है और वास्तव में जनता क्या होता है, बहुत वेदना सहती है, बहुत कष्ट सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। क्या सचमुच जनता बहुत वेदना सहने वाली आती है? यह ठीक है, लेकिन इसमें लोगों का मत क्या है? नहीं, यह प्रश्न गूढ़ है, यानी बहुत रहस्यमयी है। इस पर जनता क्या कहती है? आगे की पंक्तियाँ, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। ऐसा क्या जनमत क्या है? जनता क्या सच में बेवकूफ़ है, मूर्ख है? यह प्रश्न बहुत ही कठिन है, बहुत ही रहस्यमयी है। जनता क्या फूल समझा है लोगों ने? उसे फूल समझते हैं जो उसे कुछ एहसास नहीं है। जब चाहो उसे उतार लो या सजा लो, कहीं भी सजा लो। या क्या कोई दूधमुही है, दूधमुहा बच्चा है जिसे दो चार सुंदर खिलौनों से, सीमित खिलौनों से जिसका मन बहलाया जा सके? लेकिन होता भूडोल बंबर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अरे मूर्ख, ऐसा मत समझो। अगर तुम ऐसा समझते हो, उसे क्या कहते हैं फूल समझते हो या दुधमुहा बच्चा समझते हो ताकि तुम खिलौनों से उसे बहला लो, तो यह गलत है। नहीं, क्योंकि धरती डोलती है, बवंडर उठते हैं जब जनता गुस्से में अपनी भ्रुकुटी चढ़ाती है, जब कपाड़ की रेखाएं वह चढ़ाती है, जब वो गुस्से में आती है तो क्या होता है, भूडोल होता है, यानी धरती डोलती है, बवंडर उठते हैं। उसे छोटा बच्चा फूल समझने की गलती मत करो। अब दोहरा समय का घर घर नाद सुनो। अब उसकी बारी आई है। इतने दिनों तक हाँ जनता अबोध मूर्तें बनी हुई थी, हर तरह को कष्ट को सह रही थी, लेकिन वह तुम्हारे हाव भाव को देख रही थी, तुम्हें जांच रही थी कि तुम किस हद तक जाते हो। और जनता तो वैसी है कि अगर वह गुस्से में आ जाए और उसकी भ्रुकुटी चढ़ जाए, कपाड़ तन जाए, तो धरती डोलने लगती है, बवंडर उठने लगते हैं। ये दोह रहा है समय के रथ का, यह नाद तुम सुनो, यह ध्वनि तुम सुन लो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ठीक है, उस रास्ते पे कटाक्ष करते हुए उस जिसने हमें क्या कहते हैं प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े रखा, उनके लिए यह जय घोष है। नहीं, आगे की पंक्तियाँ, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कौन उसे फूल समझ रहा है, कौन उसे दूधमुहा बच्चा समझ रहा है? जनता तो वह है, अगर वह हुंकार भर दे, अगर वह हुंकार कर उठे, चिल्ला पड़े, तो बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। तुम्हारी क्या औकात, शोषण करने वालों, तुम्हारी क्या औकात? बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है उसके हुंकार से। नहीं, सांसों की जब वो सांस ले तो जो ताजमहल है वो हवा में उड़ जाए, उसके सामने किसी की कोई औकात नहीं। जनता का रोके राह, समय में ऐसा ताव कहाँ। जनता के राह को रोक ले, समय में भी ऐसा ताव नहीं है। समय में भी ऐसा को नहीं है कोशिश, वह कोशिश भी नहीं कर सकता कि उसकी राह को रोक सके। ठीक है, जनता जिधर चाहती है समय उधर ही मुड़ जाता है। सिर्फ उसको अपना जो अक्स है, अपनी जो स्थिति है पहचानने की आवश्यकता है, उसे कमतर ना समझो।
अब्दों शताब्दियों सहस्त्र शस्त्र का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, वह और कोई नहीं जनता के स्वप्न अजय। अब दो शताब्दियों सहस्त्र शब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और कोई नहीं जनता के स्वप्न अजय। चीरते तिमिर का वक्ष उड़ते आते हैं। यानी कितने सालों तक, अब तो शताब्दियों सहस्त्र सालों तक, सहस्त्र शताब्दियों तक यह जो अंधकार है वह गवाह है, गवाक्ष है। किसका? गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यानी जो सीना है, ये जो अंबर का सीना है वह क्या होता है? वह गवाह है कि अंबर दहक जाते हैं। अगर जब जनता हुंकार भरती है तो यह गवाच क्या है? बड़ी खिड़की नहीं, यह आकाश का की जो बड़ी खिड़की है वह क्या उठती है? दहक उठती है। यह कोई और नहीं है, यह जनता के अजय स्वप्न है। यानी उसे कोई नहीं हरा सकता। यह जो हमेशा से वह क्या है? अजय है। यह उसका स्वप्न है जो क्या करते हैं? जो तिमिर है, तिमिर के वक्ष को यानी अंधकार के छाती को चीरते हुए, उमड़ते हुए आते हैं। ठीक है, ये जनता का ही अजय स्वप्न है। आगे की पंक्तियाँ, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा। पूरे दुनिया में जो भारत का जनतंत्र है सबसे बड़ा है, सबसे विशाल जनतंत्र के रूप में भारत में यह स्थापित हुआ है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। यानी 33 करोड़ जो जनता है वह सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार है। ये 33 कोटि जनता का सिंहासन तैयार करो। नहीं, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। ऐ शोषणकारियों, ऐ हम पे प्रतनता के बंधन जोड़कर हम पे राज करने वालों, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। अब 33 कोटि का सिंहासन तैयार करना है तुम्हें। और आज राजा का अभिषेक नहीं है, किसका अभिषेक है? प्रजा का है, जनता का है। ये 33 कोटि जनता सिर पर मुकुट धरने के लिए, पहनने के लिए क्या है? तैयार है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यहाँ पर बड़े ही सुंदर पंक्ति के साथ उस पर एकदम ताव से वो बोल रहे हैं और एकदम मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह रहे हैं, अरे आरती लिए तू किसे ढूंढ रहा है मूर्ख, तुम्हें देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में, राजप्रसादों में यानी राजमहलों में, तहखानों में मिलेंगे? नहीं, देवता कहीं सड़कों पर, यानी देवता तुम्हें कहाँ मिलेंगे? सड़कों पे मिलेंगे। मिट्टी तोड़ रहे यानी कि मजदूरों, देवता किसे कहा उन्होंने यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से? उन मजदूरों को और उन किसानों को जो खेतों में और सड़कों पर कड़ी मेहनत करते हैं, उसे देवता के रूप में यहाँ स्थापित किया है। जो कौन है? जनता के रूप में खेतों में, खलिहानों में खट रहे हैं, रोडों पे खट रहे हैं, गिट्टी तोड़ रहे हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज जो फावड़े हैं, हल हैं, वह राजदंड बनने को है। यानी अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, किससे? फावड़े से और हल से। यानी किसान तुम्हें सज़ा देंगे, नहीं मजदूर तुम्हें सज़ा देंगे। ठीक है, धूसरता सोने का श्रृंगार सजाती है। यह जो धूसरता है हर तरह से धूसर है, मटमैलापन जो है, यानी धूसरता मतलब मटमैलापन। ये जो धूसर रूप है वह क्या करती है? सोने से श्रृंगार सजाती है। यह धूसरता मटमैला रूप सोने से अपना श्रृंगार कर रही है। ये जो दो राह हैं समय के, उस रथ का घर घर नाद सुनो, स्वर सुनो, चलो सिंहासन अब खाली करो कि जनता आती है। अब जनता की सरकार होगी, अब लोकतंत्र की सरकार होगी। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र शासन करने को तैयार है। ऐ राजद्रोहियों, ऐ हम पे क्या कहते हैं गुलामी की जंजीर लगाने वालों, तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब सिंहासन खाली करो।
पूरे जयघोष के साथ हमने ये कविता देखी, जो कि बहुत सुंदर कविता है। और इसी कविता में जिस काव्य संग्रह से लिया गया है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, उसका भी वर्णन हमने देखा। बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों का चयन और क्रम और बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग करते हुए ये कविता इन्होंने लिखी है, जो बहुत ही अद्भुत है। हमारे अंदर भी एक उत्साह का रस, वीर सा रस भर गया। एक राष्ट्रवाद के प्रति एक अनुपम भक्ति और एक तेज हमारे अंदर आ गया कविता पढ़ने में। तो इस कविता का सस्वर वाचन आप ज़रूर करिएगा। आपके अंदर भी एक ऐसी भावना आएगी जो आपको महसूस होगी कि आप भारत के सशस्त्र नागरिक हैं और आप वीर हैं, उस वीर भारत के सपूत हैं जिसने बड़े बड़े युद्ध लड़े और हमें आज़ादी दिलवाई। ठीक है, तो ये पूरी कविता की व्याख्या हमने की। और अब हम देखें अभ्यास को, बोध और अभ्यास कविता के साथ। चलिए जल्दी जल्दी हम करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम इसे ख़त्म करते हैं, ताकि आप में मैं सहायक हो जाऊं, आपको प्रश्न अभ्यास करने में आसानी हो जाए। जब भी आप प्रश्न अभ्यास बनाने बैठे तो पहले आप कविता की अच्छी सी व्याख्या देख ले, जो मैंने परिचय बताया वो स्पष्ट रूप से सुनने समझे, उसके बाद अभ्यास करें ताकि वह सरल हो जाए। पहला, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है कि अब राजतंत्र का समय खत्म हो गया। अब जो इतने सालों तक, सहस्त्र सालों तक जो हम गुलामी की बेड़ियों को सह रहे थे, झेल रहे थे, उसका समय अब खत्म हो गया। अब जनता की सरकार आने वाली है, सिंहासन खाली करो, अब जनता आने वाली है। ऐ राजतंत्र करने वालों, तुम्हारी सत्ता अब समाप्त हो गई। ठीक है। दूसरा, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? तो हमने कविता के प्रथम में देखा कि कैसा वर्णन करती है जनता का, कि वह कैसी है, अबोध मूर्ति हैं, यानी उसमें कोई बोध नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, और हमेशा से हर दुख को, कष्ट को वह सदा से सहने वाली है, और जिसके अंग अंग को सांप चूसते रहते थे फिर भी वह कभी मुंह नहीं खोलती थी। यानी हर तरह के कष्ट उसे दिए जाते थे, शारीरिक मानसिक यातनाएं उसे दी जाती थी, मगर वह कभी मुंह नहीं खोलती थी नहीं। और क्या कहते हैं, सचमुच में जनता बड़ी वेदना सहती थी। शुरुआत में ऐसा ही जनता का वर्णन कवि करते नजर आ रहे हैं। तीसरा, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्चे की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? कवि के अनुसार उन लोगों को के बारे में जो क्या कहते हैं कि जनता क्या है, फूल के समान है, नहीं, दूधमुही बच्चे के समान है। ये उन लोगों पे के बारे में कहा जा रहा है जो शान बढ़ाते हैं और जनता को कमतर समझते हैं। राजनेता हो, चाहे शोषणकारी हो, चाहे जो हमें गुलामी के बेड़ियों में जकड़े हैं वो सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता दूधमुही या फूल नहीं है। तो उसके प्रतिवाद में वह कह रहे हैं कि जनता को फूल समझना या दूधमुही बच्चा समझना तुम्हारे लिए गलत है। नहीं, जनता तो वह है जब जनता जाग उठती है तो क्या कहते हैं, क्या होते हैं, धरती डोलने लगती है, बवंडर उठते हैं, और जब जनता गुस्से में आकर भ्रुकुटी चढ़ाती है तो क्या होता है, बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। नहीं, क्या कहते हैं, उसके सांस के बल से जो ताजमहल है हवा में उड़ने लगता है, और उसकी राह को कौन रोक सके? समय में भी ऐसा ताव नहीं है जो उसकी राह को रोक सके। वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रतिवाद करते हुए उसे गलत साबित कर रहे हैं। चौथा, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? यहाँ पर हमने कविता की पंक्तियों में देखा कि जो उनका स्वप्न है एक स्वतंत्र भारत का, कि चारों तरफ खुशहाली हो, एकदम हर तरह से खेतों में क्या कहते हैं फसलें उपजे, हर तरह से भारत क्या हो, समृद्ध हो, इस तरह के सपनों की बात कवि जनता के स्वप्न के लिए चित्र खींचता है। और शताब्दियों से
जिस अंधकार को, जिस कष्ट को हम सह रहे हैं वह ख़त्म होगा। यह पूरा आकाश जो है, जो हम क्या कहते हैं, बड़ी खिड़की है, उस बड़ी खिड़की का अंबर का जो है वह क्या होगा, दहक जाता है। यह जनता का स्वप्न है जो क्या कहते हैं, अंधकार की छाती को चीरते हुए, उमड़ते हुए आगे आ सकती है और सब कुछ समाप्त कर सकती है अगर वो अपने पे आ जाए। ठीक है। 5वां, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है कि सबसे विराट जनतंत्र का मतलब दुनिया में यह जो भारत का लोकतंत्र है, जनतंत्र है, सबसे बड़ा है। उसका जो स्वरूप है पूरे विश्व के जनतंत्र से सबसे बड़ा है। यह भारतवर्ष का जो लोकतंत्र है, लोक शासन है, प्रशासन का स्वरूप है, यह दुनिया में सबसे बड़ा है। और कवि जनता के सिर पर, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट रखने की बात कहती है। उस समय 33 करोड़ क्या कहते हैं, भारत के का जो क्या कहते हैं जनसंख्या थी 33 करोड़ की थी, तो उसके सिर पर मुकुट रखने की बात कहती है, क्योंकि अब राजतंत्र खत्म हो गया है, अब देश में लोकतंत्र का शासन आ गया है। तो अब जो राज होगा वह जनता या जनता का कोई प्रतिनिधि करेगा, इसीलिए वह यह बात कवि कहते हुए नजर आते हैं। 6ठा, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? जो मजदूर वर्ग है, जो मेहनत से हमें हर तरह से मेरे लिए क्या होता है, सुगम रास्ता बनाता है। और वो किसान जो लगातार खेतों में, खलिहानों में कठिन परिश्रम कर कर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, आज के रूप में, आज के देवता के रूप में उसे ही कहा गया है। कवि की दृष्टि में आज के देवता वही लोग हैं। और वो कहाँ मिलेंगे? वह हमें सड़कों पे मिलेंगे, गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे, खेतों में मिलेंगे और खलिहानों में मिलेंगे। ठीक है। 7वां, कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट करिए। तो हमने ये देखा, व्याख्या में भी हमने जाना कि प्रस्तुत कविता जनतंत्र का जन्म का मूल भाव है लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है। और क्या कहते हैं, पूरे अब राजतंत्र समाप्त हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है। और आज़ाद देश में जो शासन व्यवस्था है वह राजतंत्र ना होकर लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, यानी जनता या जनता का कोई प्रतिनिधि ही प्रशासन की बागडोर संभालेगा, ताकि जनता के हक की बात की जा सके और पूरा देश जो है स्वतंत्रता के रूप में सांस ले सके, स्वतंत्र भारत में सांस ले चुके। ठीक है। ये कविता का मूल भाव है। इसे संक्षेप में 2-3 पंक्ति में और जोड़कर आपको स्पष्ट करना है। 8वां, व्याख्या करें। सदियों की ठंडी बुझी राख उगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो इस प्रकार का प्रश्न का आंसर हम कैसे करते हैं? पहले हम क्या करते हैं, पाठ का परिचय देते हैं, फिर कवि का परिचय देते हैं, फिर कविता का मूल भाव बताते हुए मुख्य भाव बताते हैं, इस पंक्ति का अर्थ उससे संदर्भित करते हैं। नहीं तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है, जिनके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता का मूल भाव है कि आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को स्थापित करना। नहीं तो वह उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि सदियों से जो ठंडी बुझी राख थी अब सुगबुगा उठी है, यानी इतने दिनों तक जनता ने गुलामी झेली, परतंत्रता के दुख को झेला, राजतंत्र को झेला, लेकिन अब वह जो शांत पड़ी हुई थी, हर तरह से बुझी हुई थी, अब क्या उठी है, वह सुगबुगा उठी है, फिर से उसमें हलचल हो गई है। अब वह राजतंत्र की बेड़ी को काट कर खुद सोने का ताज पहनने के लिए तैयार है। अब लोकतंत्र की सरकार होगी, राजतंत्र की सरकार नहीं होगी। अब लोकतंत्र की शासन व्यवस्था से हमारा देश जगमगाएगा। ठीक है। ख नंबर, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है।
तो इसमें भी यही करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता का मुख्य भाव या मूल भाव क्या है? हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को स्थापित करना, जनता के का शासन व्यवस्था को स्थापित करना। और सरकार किसके अंदर में चलेगी? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। नहीं, यही मूल भाव था हमारे अम्बेडकर जी का। तो इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि लोग सोचते हैं कि जनता निरीह है। नहीं, क्या कहते, फूल के समान है और क्या कहते, दूधमुही बच्चे के समान है, जिसे कुछ खिलौना देकर उसका मन बहलाया जा सकता है, उसे ठगा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा सोचने वालों के प्रति वह कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि जनता जब अपने पे आ जाती है तो उसके हुंकार से बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। नहीं, और उसके जब वो सांस लेगी जनता, अगर वो ताव में आ जाए तो उसके बल से हवा, ताज महल क्या होता है? हवा में उड़ने लगता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब ये अपने ताव में आ जाए, अपने तेज में जनता आ जाए, तो वह सारी सत्ता को उलट पुलट के रख सकती है, हर कुछ कर वह संभव बना सकती है। उसी क्रम में जनता की राह को कौन रोके? किसी को रोकने का साहस उसमें नहीं है। यहाँ तक कि समय में भी ऐसा ताव नहीं है, समय में भी ये नहीं है, ताव नहीं है कि वह जनता की राह को रोक सके। ठीक है, और वह जिधर चाहती है समय भी उधर ही मुड़ जाता है, उसे मुड़ना पड़ता है, क्योंकि जब जनता अपने रूप में, असली रूप में आती है तो वह पूरे समय को, पूरे शासन व्यवस्था को उलट पुलट करने का साहस रखती है। ठीक है, आगे कविता के आसपास देख लें हम। हिंदी में राष्ट्रकवि का सम्मान किन किन कवियों को प्राप्त हुआ है? कौन से कवि हैं जिन्हें आप राष्ट्रकवि कहना चाहेंगे और क्यों? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रकवि के रूप में पहला सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्राप्त है, द्वितीय राष्ट्रकवि के रूप में दिनकर जी। और आप किन किन कवियों को प्राप्त है, ये अपना ये जो कलेक्शन है पूरा करें, खुद से करें, ताकि आपके प्रति लगन जगे इस विषय वस्तु के प्रति। और कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा है और उसे राष्ट्रकवि आप कहना चाहेंगे और क्यों कहना चाहेंगे, यह भी तर्क आपको देना है। ये तो मैंने आपके लिए छोड़ा क्योंकि आप ही के लिए एक्टिविटीज़ है। दूसरा, दिनकर उत्तर छायावाद के कवि हैं। उत्तर छायावाद क्या है? बिहार के अन्य उत्तर छायावादी कवियों की सूची शिक्षक से सहायता से बनाएं। तो दिनकर उत्तर छायावाद के कवि हैं। उत्तर छायावाद क्या है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। उत्तर छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख धारा है, जो छायावाद के बाद का काल है, प्रगतिवाद का काल। ठीक है, जिसमें हमारी हिंदी यथार्थ रूप में हमारे सामने आई। आज को जो हिंदी का रूप, जैसे इस कविता में हम पढ़ रहे हैं, वह आज के रूप में इसी युग में आई। इससे पहले लोक भाषाओं में और पद, चौपाई, छंद में कविताएं लिखी जाती थी। और बिहार में बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो क्या कहते हैं, जिन्होंने गौरव बढ़ाया उत्तर छायावादी कवियों के रूप में। फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और भी बहुत सारे कवि हैं, तो उनकी सूची आपको तैयार करनी है। तीसरा, दिनकर का एक गद्य पाठ 12वीं कक्षा की पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित है। इस पाठ को उपलब्ध कर पढ़े व अपने मित्रों तथा शिक्षकों से विमर्श करें। तो आप क्या कहते हैं, 12वीं में किताब चलती है दिगंत भाग 2, तो उसमें एक पाठ दिनकर जी की आई हुई है, तो घर की याद। नहीं, मैं आपको बता दूं, तो इस पाठ को उपलब्ध कर 12वीं के बच्चों से लेकर आप इसको ज़रूर पढ़ें, तो एक और जो राष्ट्रीय भावना आपके अंदर एकदम से जग जाएगी। तो ये ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब भाषा की बात, ग्रामर पोर्शन में हम देख ले कौन से प्रश्न आए हैं। निम्नांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची मतलब उसी का मिलता जुलता नाम। सदी, सदी मतलब एक साल, जिसको शताब्दी कहते हैं। राख, राख क्या होता है? वो जो कोयला जलने के बाद जिसको हम कालिक कह सकते हैं। ठीक है। ताज, ताज महल, मुकुट जो माथे पे पहना जाता है, राजा लोग पहनते हैं। सिंहासन यानी क्या होता है, जो क्या जिस पे राजा लोग बैठते हैं। सिंहासन यानी क्या कहते हैं, ताज। ठीक है, सिंहासन यानी राजा का आसन, सिंहासन मतलब राज आसन। कशक, कशक मतलब कष्ट,
कोई दुख, ठीक है। दर्द, दर्द मतलब कष्ट। कसम, कसम मतलब शपथ, दूसरा नाम पर्यायवाची। जनमत, जनमत मतलब लोगों का मत, लोकमत कह सकते हैं हम। फूल, फूल का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प। भूडोल, भूडोल मतलब धरती का डोलना, ठीक है। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी कपाड़, ठीक है, ललाट, कपाड़। काल, काल मतलब क्या होता है? कमाल, काल का पर्यायवाची क्या होगा? आपका समय। तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? अंधेरा, ठीक है। नाद, नाद मतलब क्या होता है? स्वर, ध्वनि। राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब क्या होता है? राजमहल, राजाओं का महल, ठीक है। मंदिर, मंदिर मतलब देवघर, जहाँ देव निवास करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। दूसरा व्याकरण पोर्शन का प्रश्न है, निम्नांकित के लिंग निर्णय करें। तो सिर्फ आपको लिंग निर्णय करना है, वाक्य नहीं बनाना है। ताव, ताव, वह बहुत ताव में आ रहा है, तो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग। दर्द, घाव में बहुत दर्द हो रहा है, यह भी पुल्लिंग है। वेदना, उसकी वेदना बहुत ही कष्टकारी है, यह स्त्रीलिंग है। कसम, कसम खाई जाती है, स्त्रीलिंग रूप है। हुंकार, हुंकार भरी जा रही है, यह भी स्त्रीलिंग रूप है। बवंडर, बवंडर उठ रहा है, पुल्लिंग रूप है। गवाक्ष, गवाक्ष क्या होता है? बड़ी खिड़की, दरीचा, गवाक्ष बड़ा है, यह पुल्लिंग रूप है। जगत, जगत मतलब संसार, यह जगत बहुत बड़ा है, ठीक है, यह भी पुल्लिंग रूप है। अभिषेक, जो किसी को जो क्या कहते हैं, जब से उसको राजा बनाया जाता है तो उसका अभिषेक किया जाता है, तो अभिषेक हो रहा है, राजा का अभिषेक हो रहा है, ठीक है, यह भी पुल्लिंग रूप है। श्रृंगार, माता का श्रृंगार किया जा रहा है, यह भी क्या है? हमारा पुल्लिंग रूप है। प्रजा, प्रजा सुखी है, तो यह क्या है? हमारा स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। तीसरा है, कविता से समासिक पद चुने एवं उनके समास निर्दिष्ट करें। तो ये आपके लिए है, समासिक पद क्या होते हैं? समास, समास कितने हैं? हमने समास के भेद आपको बताया, समास के बारे में बताया, जो अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं। तो समास 6 समास हैं आपके: तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, नहीं, अब बहुव्रीहि, ठीक है। तो उसमें से कोई शब्द अगर आपको इस कविता में प्राप्त हो रहे हैं तो उन शब्दों को छांट कर लिखिए और वो कौन सा समास है उसको निर्दिष्ट करिए, ठीक है। तो ये पूरा पाठ आपका समाप्त हो गया और आशा करती हूँ ये आपके लिए सहायक हुआ होगा। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।